उदयपुर के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस में भी कुछ सक्रियता दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो नवसंकल्प जो बनाया गया उसको लेकर के अब यहाँ क्रियान्वयन कार्यशाला जो उसका आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष यानी कि कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराया और दोबारा से उपचुनाव में जाने के लिए मजबूर कर दिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। भुवन कापड़ी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। भुवन कापड़ी जी, ये जो कार्यशाला यहाँ पर चल रही है, क्या कुछ इसमें किया जा रहा है, किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करेंगे? जैसे नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला, इसका पहला चरण जयपुर में हुआ आज। ये उसके बाद हर प्रदेश में, फिर ज़िले में, फिर ब्लॉक लेवल पर इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में ये चिंतन मंथन किया जा रहा है कि आने वाले समय के लिए आज के हिसाब से क्या कांग्रेस का रोड मैप होना चाहिए, कैसे आगे संगठन को और दुरुस्त किया जा सकता है, कैसे आने वाले समय में जनता के मुद्दों को उठाया जा सकता है, कैसे आने वाले समय में हम जो है कि आज महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, इस पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे इसके खिलाफ हम सरकार के खिलाफ इस पर बात कर सकते हैं कि कैसे और बेहतर उत्तराखंड को बनाया जाए और कैसे हमारे कांग्रेस का संगठन और मजबूत हो और ग्रास रूट तक कैसे पहुंचे, इस पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने उपचुनाव में जाने के लिए मजबूर तो कर दिया, लेकिन चंपावत उपचुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या स्थिति वहाँ पर कांग्रेस की नजर आ रही है? देखिए, चंपावत उपचुनाव पूरा ही उपचुनाव शासन प्रशासन और सत्ता के दुरुपयोग का है। चुनाव आचार संहिता को ताक में रखकर वो चुनाव लड़ा गया है। आपने देखा होगा हमारी प्रत्याशी को कैसे धरने पर बैठना पड़ा। हमारे बनबसा में 2 ऑफिस खोले गए, उन्हें धमका कर, डरा कर उनको बंद करा दिया गया। ये लोकतंत्र है, इसमें सबको लड़ने का अधिकार है और यही हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबी है कि इसमें हर व्यक्ति को अपना प्रतिभाग करने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति जो आने वाले समय को बहुत ख़राब करने जा रही है। तो चंपावत उपचुनाव ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच कैसी है। एक कांग्रेस वो पार्टी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी चुनाव हार गए थे तो लोकसभा की सीटें खाली कराकर उनको जो है कि संसद में लाया गया था ताकि विपक्ष की आवाज़ बुलंद हो। कोई ऐसे मुद्दे हों जो सरकार से छूटते हैं तो विपक्ष उस आवाज़ को उठाए और सरकार उस पर काम करे। और दुर्गा का रूप अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में इंदिरा गांधी जी को कहा था। लेकिन आज उसके बिल्कुल विपरीत भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया है कि वो चाहते हैं कि दूसरा कोई दल हो ही नहीं, चुनाव ही न लड़े, तानाशाही, राजशाही की ओर हिंदुस्तान को ले जा रहे हैं, जो आने वाले समय में बहुत हिंदुस्तान को कठिनाई में डालने वाला होगा। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार बजट पेश करने वाली है। गैरसैंण में बजट पेश किया जाना था, लेकिन अब देहरादून में इसको फिर से रखा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र इस सत्र में आपके सामने स्पष्ट आ गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करते हैं, दूसरी तरफ ग्रीष्मकालीन सत्र जो है वो देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए कई बहाने ढूंढे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई 4 धाम यात्रा है और जो है कि बारिश होने की संभावना है, राज्यसभा का चुनाव है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 4 धाम यात्रा में आज जो इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोज विश्व पटल पर, हिंदुस्तान में नहीं विश्व पटल पर उत्तराखंड का नाम खराब हो रहा है, कई लोगों की जान चली गई है। जिस 4 धाम यात्रा को हम पूरी दुनिया में प्रचारित करते हैं, उसी 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं अगर गैरसैंण अगर राजधानी में अगर ये सत्र चलता तो सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सारे विधायक, सारे मंत्री, सारे लोग जब रोड के माध्यम से अलग अलग जगहों से वहाँ जाते, जो 4 धाम यात्रा चारों तरफ से चल रही है, उसमें जो कमी है वो उजागर हो जाती। इसलिए सरकार ने इस डर से जो है ग्रीष्मकालीन सत्र देहरादून में आयोजित किया गया है, चाहे उसके राज्यसभा का बहाना हो। राज्यसभा का चुनाव तो वहाँ भी हो सकता है और उसमें विधायकों ने ही तो वोट देना है। और दूसरी बात यह है कि मैं कहना चाहता हूं कि आज ये जो 4 धाम यात्रा का बहाना ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए दे रहे हैं, तो 4 धाम यात्रा तो वर्षों से अप्रैल मई से शुरू होकर अक्टूबर नवंबर तक जाती है और वर्षों तक चलती रहेगी। ये एक परंपरा है हमारी, ये समय है, ये अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं, वातावरण ऐसा रहता है कि 4 धाम यात्रा इसी समय खुलती है। तो क्या अगले साल भी जब जो है गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र की बात होगी तो तब भी 4 धाम यात्रा होगी, तब ये क्या बहाना देंगे? तो प्रतिवर्ष ये देंगे। तो पहाड़ के प्रति इनका दोहरा चरित्र सामने दिखाई दे रहा है। ये पहाड़ के जो हमारे पलायन है, जो पहाड़ के युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, पहाड़ के पानी और पहाड़ के जवानी, पहाड़ के काम नहीं आए, तो ऐसे ही निर्णयों से नहीं आए। तो मेरा ये मानना है कि ये ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में ही आयोजित होना चाहिए था, जिससे कि हम पहाड़ पे रहकर पहाड़ की परिस्थिति में बात कर सकते हैं, पहाड़ के लिए काम कर सकते हैं। हमारे उत्तराखंड के शहीदों ने जो पहाड़ी प्रदेश का सपना देखा था उसको साकार करने में कुछ काम कर सकते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का ये
साफ साफ चरित्र सामने आता है, दिखाई देता है कि उन्हें पहाड़ से कोई प्रेम नहीं है और खाली चुनावी मुद्दा, जिस पहाड़ ने उन्हें भारी बहुमत दिया है, बहुत सारी सीटें उनकी झोली में डाली हैं, आज उस पहाड़ के साथ छलावा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से हमारे पहाड़ के विकास की विरोधी है, इससे दिखाई देता है। सत्र में क्या कुछ दिखाई देगा, क्योंकि पार्टी ने बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको भी दी है, उपनेता बनाया है, उसका इनाम दिया जो आपने करके दिखाया चुनाव में, तो अब वहाँ पर क्या कुछ तैयारी आपकी, किस तरीके से सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे? देखिए, सत्र में जो जन भावनाओं से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, युवाओं की समस्याएं हैं, एक आम आदमी की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जोर शोर से उठाया जाएगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि जो बजट हो वो लोभ लुभाना बजट ना हो, वो बजट प्रदेश को आगे ले जाने वाला हो, हर व्यक्ति तक उस बजट का फायदा पहुंचा सके, ऐसा उसका रोड मैप तैयार हो। उस बजट को सिर्फ एक बजट के नाम पे बंदर बांट न कर दी जाए, उस बजट के असली मायने आने वाले समय में दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। वो हमारा जो जनता की गाड़ी कमाई है, गाड़ा धन है, जिसे हम बजट के रूप में पेश करते हैं, क्या उसका उपयोग जनता के लिए हो पाएगा, अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए हो पाएगा, युवाओं के रोजगार के लिए हो पाएगा, महिला सशक्तिकरण में हो पाएगा? इस चीज़ को गंभीरता से देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया भवन कापड़ी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से जो बातें इन्होंने कही, लगातार सरकार पर सवाल जो है वो दागते हुए नजर आए और तमाम बातों को लेकर के सिर्फ ये कहा कि चुनावी घोषणाएं करती है बीजेपी सरकार और जो चरित्र है उस पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। ये थे कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी, जिन्होंने सरकार को नसीहत भी दी और बजट सत्र को लेकर के ये कहा कि बजट में प्रदेश को आगे बढ़ाने की बातें जो हैं वो होनी चाहिए। कैमरामैन अंकित के साथ मैं हितेंद्र, R9 न्यूज़, देहरादून।